इस वीडियो में हम लोग जो ITS 15 जो हुआ उसका सलूशन है, जिसमें 11th का पूरा फुल सिलेबस था। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है x = 80 स्क्वायर प्लस BT क्यूब, और पूछा था कि A और B का क्या डायमेंशन होगा। तो सबको आप लोगों को ये पता होगा कि जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब अगर A = B + C है तो A और B का डायमेंशन, C का डायमेंशन सब बराबर होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो A का डायमेंशन मिल जाएगा, और x का डायमेंशन बराबर BT क्यूब का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया है, P और Q कांस्टेंट है, और पूछा गया कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो dx/dt, तो v को हम dx/dt लिख सकते हैं, और इंटीग्रेट करना है तो dt को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, और इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला था कि एक बॉडी को, m मास की बॉडी है, v स्पीड से 45 डिग्री एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो चेंज इन मोमेंटम जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है और इनिशियल जब वहाँ पे जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है उसके बीच का चेंज इन मोमेंटम बताना था। तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर लिख सकते हैं, mv cos 45i कैप प्लस mv sin 45j कैप, और p फाइनल। हॉरिजॉन्टल पे तो वर्टिकल वेलोसिटी तो ज़ीरो रहती है, एट हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल रहता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। तो p फाइनल लिख लिया, और दोनों का ये आपका मैग्नीट्यूड, दोनों का चेंज ले लेंगे। चेंज निकालने के लिए फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर माइनस कर देंगे, तो mv/√2 मैग्नीट्यूड आएगा, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 mv/2। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि जो एक बॉडी है जो चल रही है u वेलोसिटी से अलोंग x एक्सिस, और बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो कितना दूर चलने के बाद बॉडी रुक जाएगी, यानी ये रिटार्डेड मोशन है। तो a = -kx² लिख दिया, k कांस्टेंट है, और a को लिख दिया v dv/dx, और इंटीग्रेट करेंगे u से v तक, और इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और आपको चूँकि रुकने की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर की बात थी, और a में और b में, c में, d में सबका परसेंटेज एरर दिया है, और बोलता है कि जो Q एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें किसका सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है एज अ परसेंटेज एरर हो रहा है। तो A का ΔA/A आ जाएगा, ये इतना कंट्रीब्यूट करेगा, ये 2 ΔB/B करेगा, C वाला 1/3 ΔC/C करेगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो C का आ रहा था, 1/3 ΔC/C। क्वेश्चन नंबर 6 में एवरेज स्पीड के ऊपर फार्मूला है क्वेश्चन है ये, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में ये है कि एक कार मूव्स डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और 200 मीटर में जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, मतलब पहला 100 मीटर ये 40 km/h से चला, और दूसरा जो 100 किलोमीटर है ये v स्पीड से चला, और एवरेज स्पीड इसने दे रखा है कि 48 है। तो v की वैल्यू पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है तो 0.2 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई, जैसे पहला 100 किलोमीटर चला 40 km/h से, सॉरी 100 किलोमीटर नहीं, 0.1 किलोमीटर, 100 मीटर था वो, तो वो टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 0.1/40 और प्लस 0.1/v बराबर 48 लिख के, और बाकी आप v की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बोला गया कि एक ब्लॉक को रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, कितना दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा, और म्यू के की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और रफ प्लेन पे चलता है तो a की वैल्यू म्यू जी हो जाती है, और मान लो एस डिस्टेंस चल के रुक गया। बाकी सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल है जो 72 km/h से फ्लैट रोड पे टर्न ले रही है, सर्कुलर
रोड पे टर्निंग का केस है ये। रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो बोला है कि इन अवॉइड स्किडिंग कितने एंगल ही मस्ट नॉट बेंड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन बाय एन एंगल ग्रेटर देन, मतलब tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो tan थीटा आपको पता है फार्मूला v²/rg होता है। सारी वैल्यूज दी हैं, आप रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन दिया है, फोर्स और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और बोलता है कि t बराबर 3 पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी और t बराबर 0 पर बॉडी रेस्ट में है। तो F इजिकल टू ये दिया है 60² i कैप प्लस 4t j कैप और F बराबर ma मतलब m dv/dt और dt को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 3v और इंटीग्रेट कर दिया तो dv का v हो गया और इंटीग्रेशन आता ही है। और t बराबर 3 पर t बराबर 3 की वैल्यू रख देंगे तो ये वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया है कि एक बॉडी है जो ये रस्सी से बांध के, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया है और ये इक्विलिब्रियम में है। इधर 30 न्यूटन लग रहा है और इसमें बोला कि t लग रहा है। तो t का 2 कंपोनेंट आएगा, t cos 30 t sin 30 और बस इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स और दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स, यानी t sin 30 की वैल्यू 30 न्यूटन के बराबर हो जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी और t cos 30 जो है w के बराबर हो जाएगा तो w की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें ये दिया हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी है, थीटा 30 है और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1/2√3 और बोला है कि इस पर जब यह फोर्स लगा रहे हैं, ये लिखा है कि it can just be prevented from sliding down by applying a force F1 up the plane। F1 लगाने का मतलब स्लाइडिंग डाउन रोकने से जस्ट प्रिवेंट करना है, यानी इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और FBD अब बनाएंगे इसका तो along the plane बनाएंगे तो F1 इधर लगेगा फ्रिक्शन म्यू n बराबर mg cos थीटा और इस तरफ लगेगा mg sin 30। तो चूंकि ये जस्ट रोकने की बात हो रही है यानी इक्विलिब्रियम वाला केस लगाएंगे तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, ये कर लिया तो F1 की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू mg/4 आ गई। दूसरे केस में फिर बोल रहा है कि अब F2 फोर्स लगा रहे हैं ताकि जस्ट ये ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, इस तरफ लगेगा और mg sin थीटा mg sin 30 इधर लग ही रहा है तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी F प्लस mg sin 30 और वो वैल्यू आ जाएगी 3mg/4 और mg/4 अभी आपने F1 निकाला था तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो था ये पूछा था कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोला कि अ फ्लाई व्हील गेन्स स्पीड ऑफ 540 आरपीएम। 540 आरपीएम का मतलब 1 मिनट में 540 रोटेशन, तो 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 9 रोटेशन पर सेकंड, मैंने हर्ट्ज लिख दिया है उसको। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn आ जाएगा। तो आपको ये मिल गया कि कितना उसके एंगुलर स्पीड गेन किया और ये फार्मूला आप लगा लेंगे। और चूंकि इनिशियली कुछ दिया नहीं है तो 0 लेंगे, है ना, 0 से वो 18 पाई रेडियन पर सेकंड गेन किया, टाइम दे रखा है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम a से 4a इन 4 सेकंड होता है तो टॉर्क ऑन द बॉडी, और आपको पता है कि टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल बाई टोटल टाइम। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा 4a माइनस a और डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये 3a/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला गया कि अगर अर्थ श्रिंक होके उसका जो रेडियस है आधा हो जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये फार्मूला होता है, यानी जी और आर का रिलेशन ये है, इनवर्स का रिलेशन है, तो g1 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू g2 rt स्क्वायर, वैल्यू रख लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जा रहा है जबकि फोर्स 150 न्यूटन लग रहा है और बॉडी का मास 30 kg है। तो जैसे जब कोई आपको पता है कि m मास की बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ई में रखा जाता है तो फोर्स m ही लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाए तो फोर्स क्या लगता है, q ही लगता है। तो यहाँ पर q की जगह पर m आ जाएगा, बाकी अब वैल्यूज दिया हुआ है वो रख लें।
क्वेश्चन नंबर 17, ये जो बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है और वो ओमेगा से घूम रहा है। ये रिंग है और इसका ये एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में ये ओमेगा से घूम रहा था, तो उसका हमने एंगुलर मोमेंटम लिख लिया। रिंग का एंगुलर मोमेंटम पता ही इसके रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर होता है। अब इसके डायमीटर के दोनों अपोजिट साइड पे यम मास का पार्टिकल रख दिया गया, तो बोल रहा है कि अब कितना इसका ओमेगा हो जाएगा। तो देखो कहीं बाहर से टॉर्क लगा नहीं, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो L2 जो हो जाएगा, एक तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस दोनों ये एक्सिस है, तो इसका mr स्क्वायर इसका भी mr स्क्वायर, तो 3mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 और दोनों को बराबर कर देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला हुआ है कि एक ग्रीन स्टोन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 7 kg पर मीटर स्क्वायर और कांस्टेंट टॉर्क लगा के उसका जो रेस्ट से स्पीड 240 RPM तक की गई, तो टॉर्क पूछ रहा है कितना लगा। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर होगा I अल्फा, और अल्फा निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होगा, और रेस्ट से स्टार्ट किया तो ओमेगा की वैल्यू अल्फ़ा टी मिल जाएगी। तो ओमेगा अल्फ़ा टी, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए फिर से वही पीछे भी निकलवाया था 2 पाई n, तो n की वैल्यू 240 RPM दिया है, तो यानी 1 सेकंड में 4 रोटेशन, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई n, वो 8 पाई, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी और टाउ इजिकल टू I अल्फ़ा लिख के 7 पाई आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ही बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि स्टोन है और इसको r रेडियस की रस्सी में बांट के बांधा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकंड बोला है। तो बोल रहा है कि अगर रेडियस ऑफ द जो सर्किल है उसको 1/3 कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको एक चक्कर लगाने में। तो इसमें भी यही I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि बाहर से कहीं कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो पहले वो जैसे मान लो यम मास का था बॉल और ये एक्सिस था, इसके रिस्पेक्टिव घुमा रहे थे तो हमारे स्क्वायर, तो I1 की वैल्यू आ गई और ओमेगा होता है 2 पाई बाई T1, और बाद में रेडियस जो है वो 1/3 हो गया पहले का, तो यम r/3 होल स्क्वायर और 2 पाई बाई T2 सॉल्व कर लेंगे आप आंसर। तो आंसर इसका 0.666 है, तो सबसे जो करेक्ट आंसर है अप्रॉक्सीमेट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो 0.67 सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला गया कि एक बॉडी को 2r ऑर्बिट से 3r में ले जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आप NCERT के एग्जाम्पल में भी इस तरह का प्रॉब्लम है, बस उसमें 2r और 4r दिया है, 2r और 3r दिया है, तो आप टोटल एनर्जी लिखेंगे। और ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी कितना होता है। अगर कोई बॉडी r रेडियस का ऑर्बिट में घूम रही है, x रेडियस में x मान लो ऑर्बिट का है, तो -g_m1m2/2x होता है टोटल एनर्जी। तो -g_m1m2/4r हो जाएगा, क्योंकि पहले 2r में घूम रहा है तो 2r की जगह 4r लिख देंगे, और फिर 3r में ले जाना है तो नीचे 6r हो जाएगा, और E2 में से 1 आप माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा gm1m2/12r। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है। तो जैसे यहाँ पर यंग मॉडुलस की बात हो रही है, तो यंग मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये फार्मूला बनता है और F की वैल्यू ये है YAL/x। मान लो x खींचा गया, तो F तो वेरिएबल फोर्स है ना यहाँ पे, तो अब मान लो कि dx खींचा गया उसको, तो वर्क डन ड्यू टू जो फोर्स है F कितना होगा, dW बराबर F dx, और F की वैल्यू रख के उसको 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 में पता ही होगा कि अगर कोई बॉडी h डेप्थ में है तो फोर्स क्या होता है, h ρg। अब अगर ये a स्पीड से आगे जाने लगा तो स्यूडो का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ स्यूडो लगेगा, तो h ρa जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 सोलर कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन, तो S इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। और दूसरा फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछ रहा है इस फेयर से। तो जो आप हीट ट्रांसफ़र वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट U जो है EA सिग्मा T⁴ होता है। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर वगैरह सारा सेम है, सेम मटेरियल है सारा, और ब्लैक बॉडी मानेंगे इसको।
तो मेनली ये u जो है किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। तो पहले का रेडियस r है तो 4πr² और दूसरे का 2r है तो 4π2r², दोनों का रेशियो आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये सिंक और सोर्स वाले पे, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर उस पर बेस्ड है, n = 1 - T2/T1, ठीक है। और यहाँ से आप इफ़िशियंसी 25% दिया है तो 25/100, और सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 27, तो सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है। ये सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा सामने, है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 7/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो फ्लोट कर रहा है, यानी बॉयनेंट फोर्स जो है वो टोटल वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। तो 7 मान लिया कि टोटल वॉल्यूम जो था बॉडी का v था, तो उसका 7/8 सबमर्ज है तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा, वही बॉयनेंट फोर्स के बराबर होगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू g, और मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मान लिया कि d जो है वो बॉडी की डेंसिटी है, तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर बोल रहा है दूसरे केस में कि अब इसको किसी और लिक्विड में डुबोया गया। इफ़ द सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ तक है लिक्विड का लेवल है, तो बॉडी ऐसे जस्ट फ्लोट करने का मतलब ये हो गया, यानी पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर डूब गया है। तो क्या हो जाएगा ये, तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, तो मान लो कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी d1 है, तो ये v d1 इंटू जी, और v और d डेंसिटी ऑफ द बॉडी आपने निकाल ही लिया है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है सीधे सीधे फार्मूला होता है इसमें। 27 में सेकंड पेंडुलम का जो बोला है इसने कि 1/2 अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम का। और अगर ये पूरे 14 दिन में पूछ रहा है तो इतना लॉस हुआ, और एक दिन में लॉस करने के लिए तो एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई किया, और चूंकि 14 दिन की बात हो रही है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल आपका आंसर मिल जाएगा इस फार्मूले से। केवल फार्मूला बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि 120 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 40 to 45। तो Q = NCP डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू 120, नंबर ऑफ मोल 3 दिया है, CP आप निकाल लीजिए। डेल्टा टी 40 से 45 करना है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CP की वैल्यू आ गई। और CP - CV = R। ये 8 जो आएगा ये समथिंग कैलोरी पर मोल पर केल्विन आएगा, तो R की वैल्यू भी मैं कैलोरी के फॉर्म में ही रख रहा हूँ, तो 2 होता है उसमें R की वैल्यू, तो CV की वैल्यू आ गई। अब अगर उतने ही गैस का टेम्परेचर सेम रेंज टेम्परेचर बढ़ाना हो तब कितनी हीट की ज़रूरत है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो फार्मूला ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCV डेल्टा टी। CV आपने निकाल लिया, N पता है, डेल्टा टी पता है, 90 कैलोरी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ये 3 रॉड को जोड़ा गया है, दोनों का लेंथ और एरिया सेम है, इस तरह से जोड़ दिया गया है, और इसका 120, 60 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है, और इसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट 3 के दे रखा है, इसका 2 के दे रखा है, इसका के दे रखा है। तो इसका मैं एक बार अगर रेजिस्टेंस R मानता हूँ तो R बराबर क्या होगा, L/K, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, K की जगह 2K, तो R/2 हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R/3, और इधर से करंट आपको पता है कि हमेशा हायर टेम्परेचर से फ्लो करेगी हीट करंट, तो इधर से जाएगी और फिर डिवाइड होगी, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ वाला लगा सकते हैं ना जंक्शन पे, I = I1 + I2। और I आपको पता है ना क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो जो ये वाला रॉड है तो इसमें करंट I जा रही है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 120 - T/R/3। ऐसे ही आप I1 और I2 लिख सकते हैं और सॉल्व कर लीजिए आंसर इसका। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, एडियाबैटिक चेंज है, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आप एक बार देख लीजिए। जैसे PV गामा K होता है, और V को मैंने T के फॉर्म में लिखा क्योंकि रिलेशन तो P और T के फॉर्म में लाना है। तो ये रिलेशन आपका सोल्यूशन देख लीजिए किस तरह से किया गया है, ठीक है। तो P और T का देखो ये रिलेशन आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा कैसे होता है, समझा दूंगा। फिर P is proportional to
इतना आ गया, और इसको कंपैरिजन किया हमने जो क्वेश्चन में दिया है, तो x की जगह पर इतना आ गया, और चूंकि ये डायटोमिक गैस है तो गामा की जगह 7/5 लिख देंगे, आपका आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये कार्नोट एफिशिएंसी के ऊपर ये है साइकिल, और 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा और तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं बोला है कि एफिशिएंसी जो है वो 3/5 है, और तो मान लो 1 - T2/T1 कर दिया, और दूसरे में एफिशिएंसी बोला 4/5 है जब टेम्परेचर ऑफ द सिंक 75 केल्विन से रिड्यूस कर दिया, तो 1 - T2 में से 75 माइनस करके। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 तो सीधे फार्मूला पूछा था कि भाई गामा होता क्या है, 1 + 2/F होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि एक मास कैपिटल M है जो कि लाइट स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया, और जब हमने एडिशनल मास स्मॉल m डाला तो स्प्रिंग में फर्दर स्ट्रेच हुआ x, तो उसकी वजह से जो स्मॉल m मास की वजह से हुआ x, तो ये रिलेशन हम लगा सकते हैं, तो k की वैल्यू आ गई। और बोला कि अब कैपिटल M और स्मॉल m जब दोनों किसी स्प्रिंग पर, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, लटका दिया गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2π√m/k होता है टोटल मास, और k की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, तो पता है आपको एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है, और एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अगर लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल है तो आपको ये फार्मूला लगाना होता है, और L की वैल्यू R के बराबर रख दिया, तो ये आ गया रिलेशन। और 2π√r/g की वैल्यू कई बार मैं क्लास में बोलता हूँ कि आपको याद रहना चाहिए, ये वैल्यू याद कर लीजिए, 84.6 मिनट्स होता है, और 84.6 मिनट्स को 1.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होता है, मैंने 1.4 ले लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो है ऑप्शन से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला कि सिंपल पेंडुलम में कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है, तो जब ये वर्टिकल सर्किल टाइप का है, और जब इसको आप थीटा एंगल, थीटा यहाँ पे स्मॉल लिया जाता है, इसको आगे जब मूव कराते हैं तो इसको जब छोड़ोगे तो कौन सा फोर्स इसको वापस ले आएगा, तो ये mg आपको पता है, लगता है ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो mg का जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो उसको वापस ले आएगा उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी mg sin थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें बोलता है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्प्रिंग के फॉर्म में याद कर लीजिए, हाफ kx², और k की वैल्यू m⍵² याद कर लिया कीजिए, तो k की जगह हाफ m⍵² लिख दिया, और x की जगह पर चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड का आधा है तो x = a/2 का स्क्वायर, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछा कि लोडेड वर्टिकल स्ट्रिंग एक्सिक्यूट्स SHM, तो मान लेते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो बोलता है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वो सेम ही होगा फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, तो इसमें जो टाइम पीरियड है 6 सेकंड दिया हुआ है इसका, तो इसका पहले एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो हाफ k/y², डिस्प्लेसमेंट y है, k की जगह m⍵² और y की जगह a sin ω_t, तो sin² ω_t को हम ये लिख सकते हैं 1 - cos 2ωt/2, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो 2ω, फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, है ना, टाइम पीरियड आधा। और वैसे भी sin² ω_t का कर्व आपको पता है इस तरह का होता है, तो यहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछा है कि कौन सी फिनोमिना जो है वो साउंड वेव और लाइट वेव में कॉमन नहीं है, तो पता है आपको पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला कि साउंड ऑब्जर्वर एटीन्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, द इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ, तो जैसे साउंड का जो इंटेंसिटी है वो 20 से कम किया गया डेसिबल से, तो β1, ये फार्मूला आपको पता है, β2, तो β1 - β2 20 है, और इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, बाकी आपको सिर्फ सॉल्व करना है, यहाँ पे ये 10 से कटेगा 2 हो जाएगा, ठीक, और I1/I2 की वैल्यू 10⁻², यानी
जो ये I2 जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो पहले की इंटेंसिटी की 1/100 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला कि एक आइडियल डायटोमिक गैस है इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा और टोटल एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड का रेशियो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो NCV डेल्टा टी होता है और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर NCP डेल्टा टी होता है। तो दोनों का रेशियो CV/CP यानी 1/गामा, और डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 7/5 होती है। 42 में ये बोला गया कि दो SHM, दो वेव दी हुई हैं और इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट। तो इसको मैं वेक्टर की तरह मानता हूँ। तो साइन और कॉस के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, इतना तो सबको पता ही होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसको मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लूँ, तो ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का भी ये, बीच का एंगल 90, तो रिजल्टेंट √a² + b², तो ये √2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में जैसे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का एयर में सिंपली उसको नेचुरल ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g। अब उसको क्या किया गया, किसी लिफ्ट में बांध के और लिफ्ट को जो है हम ऊपर ले जा रहे हैं g/3 एक्सेलरेशन से, तो स्यूडो का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो g इफेक्टिव जो आएगा वो हो जाएगा g + a, ठीक है। तो g + a हो जाएगा, तो g की a की जगह पे g/3 रख देंगे, तो t1 टाइम पीरियड जो नया वाला आएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, 2π√L/g और 3/4 को बाहर लिया तो √3/2, तो ये आंसर आ गया t√3/2। क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो ये दिया है कि एक स्प्रिंग है जो मास m बांधा गया है और वो A1 एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा है, और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचा तो उसके ऊपर एक स्मॉल m मास और रख दिया गया। तो अब नया एम्पलीट्यूड A2 क्या जो है वो A2 है, तो A1/A2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो होता क्या है कि जब वो मीन पोजीशन पर है तो वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस केस में आप क्या करिए कि मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। तो मान लेते हैं कि जब वो बिफोर प्लेसिंग द मास ओवर द कैपिटल M मास, तो वहाँ पर mv1 वेलोसिटी, और बाद में जब रख दिया गया तो m + mv2, और v1 जो कि ये मीन पोजीशन पर है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या लिख देंगे, a1 ω1, वैसे ही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी a2 ω2। m और ओमेगा तो पता ही √k/m होता है, यहाँ पर √k/m + m हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यही काम एक्सट्रीम पोजीशन पे किया गया होता तो आप सीधे वहाँ पर एनर्जी कंजर्व करा लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया हुआ है कि वायर कैन सस्टेन वेट 50 kg इफ़ इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट। देखो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात है और ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इस केस में हर पार्ट जो कटा हुआ है वो 15 kg को सस्टेन कर सकता है। बस इतना आपका सिलेबस था। अब अगला जो टेस्ट है आपका 12th का पूरा टेस्ट है, तो अगली बार का भी सलूशन आपको बस जैसे आज जल्दी मिल जा रहा है वैसे ही वो भी आपको जस्ट टेस्ट के एक दिन के बाद मिल जाएगा।